दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी, इस कारण से वीडियो बाधित रहा। तो बात करते हैं हम लोग 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ गए तो दादा अब्दुल्ला का केस अच्छी तरीक़ा से लड़े और जीत गए वहाँ पे। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस जीत गए। तो फिर 1894 में क्या हुआ? 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस का स्थापना किया। नटाल कांग्रेस की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे एक समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा घर कर गई थी वहाँ के लोगों में। वहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव करते हैं हम लोग वो जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों में वो उस टाइम बहुत ही चरम सीमा पे था। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे श्वेत और अश्वेतों के बीच जो है काफ़ी जो है इसको लेकर विवाद था। तो गांधी जी अपना वहाँ पे जो भी सहयोगी थे उनके साथ मिल के इस मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व किए। इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद फिर 1906 ईस्वी में गांधी जी 1906 ईस्वी में जुलू युद्ध होता है एक, उसमें जो है भारतीयों को भर्ती करवाते हैं। ये भर्ती करवाते हैं तो वहाँ के लोगों के द्वारा इसे एक उपाधि दे दिया जाता है जो कि सार्जेंट है। उपाधि एक मिल जाएगा इनको। सार्जेंट या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। सब पूछे गए हैं सारे के सारे जितने भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बने हैं। तो आप लोगों को इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठाएं किसी भी स्टेट पीसीएस का और देखें कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किया गया है। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है इनके एक मित्र थे, वो इनके काफ़ी हेल्प किए। फिनिक्स फॉर्म स्थापित किए गांधी जी वहाँ पे, फिर टॉल्स्टॉय आश्रम स्थापित किए। इन सब में उनके काफ़ी मदद किए हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब हुआ। 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है। फिनिक्स ये पूछे गए हैं। और इसके बाद फिर 1910 में जो है टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना होती है। टॉल्स्टॉय आश्रम, अच्छा, ये टॉल्स्टॉय आश्रम जो स्थापित होता है इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि टॉल्स्टॉय आश्रम को स्थापित करने के लिए जमीन किसने दान में दिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वो जमीन जो है एक दक्षिण अफ्रीकन दोस्त है गांधी जी के, उन्हीं ने दिया था ये जमीन। इसका नाम है हरमन क्लेनबर्ग। ये जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी दोस्त हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में दोस्त कौन थे। तो एक दोस्त और हैं, चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयूज। वो जो है अंग्रेज मित्र हैं।
तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीकी दोस्त हैं। दक्षिण अफ्रीकी मित्र गांधी जी के। इनके अंग्रेज मित्र देख लेते हैं कौन थे। अंग्रेज मित्र थे इनके C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज को एक उपाधि भी दिया गया है, तो इनकी उपाधि भी आप लोग याद रखेंगे। इनकी उपाधि है दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीकी दोस्त तो आप लोग बता देंगे, और अंग्रेज मित्र पूछा जाएगा तो C.F. एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयूज। और आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गांधी जी के जो अंग्रेज मित्र C.F. एंड्रयूज थे, इनको दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इनको दीनबंधु की उपाधि जो है वो गांधी जी ही दिए थे। तो आप लोगों को इस बात को अच्छे से याद रखना। ये जो थे C.F. एंड्रयूज, ये इतने अच्छे व्यक्ति थे कि ये दिल से जो है हर तरीके से भारतीय बनना चाहते थे। वे हर तरीके से भारतीयों की मदद करना चाहते थे। और ऐसा ये C.F. एंड्रयूज जो है उस टाइम पे इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट लीडर थे सबसे इनके अच्छे संबंध थे। लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, जो भी व्यक्ति थे इनसे अच्छे संबंध थे सारे व्यक्तियों के। और ये एक अंग्रेज होने के नाते अच्छे दिल के व्यक्ति थे। अक्सर इतिहास में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज काफ़ी क्रूर होते हैं, लेकिन वो C.F. एंड्रयूज उनमें से नहीं थे। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी के गुरुजी कौन थे, तो इनसे भी एक दो क्वेश्चन बनता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु जो थे इनके, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आप लोग ये बात याद रखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर ही आते हैं। उस टाइम ऐसा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में छा गए थे, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। तो पता चला इनको, गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ये एक लेटर लिखते हैं गांधी जी को। तो उसमें कहते हैं कि आप वहाँ दूसरे देश में जाके इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, आइए आप अपने देश लौटिए और हमारे देश की जो भी समस्या हैं उनको देखिए, आप उनको सोल्व कीजिए और भारतवर्ष को एक जो है स्वतंत्र छवि का देश बनाइए, गुलामी से मुक्ति दीजिए, उस वगैरह वगैरह उस टाइम के जो भी प्रॉब्लम थे उन पे ये जो है बात करते हैं। तो इन्हीं के कहने पे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न हो जाते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं। तो 9 जनवरी को गांधी जी गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उसी उपलक्ष्य में आज जो है हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है।
भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए और भी बात देख लेते हैं। जब ये 9 जनवरी 1915 को वापस आ जाते हैं भारत, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इनको एक बात बताते हैं कि आप जो है वहाँ से आ तो गए हैं, आप जो है 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष का जो है भ्रमण कीजिए, भारत की समस्याओं को देखिए। तो गांधी जी पूछते हैं इनसे कि ऐसा क्या बात है, हम अभी सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं उतर सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी को समझाते हैं कि अगर आप अपने आँखों से भारत की समस्याओं को देख लीजिएगा कि भारतीय किस समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो आप जो है अपना ज़्यादा बेस्ट दे सकेंगे, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर गांधी जी 1 साल तक एक स्टूडेंट के रूप में, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में, कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो किनके कहने पर 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष का दौरा किए। तो आप लोगों को ये याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर, जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके कहने पर 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं और भारत की समस्याओं को देखते हैं, भारतीय किस किस समस्याओं से ग्रसित है, अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या सब हुआ। 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। गांधी जी के पत्र पत्रिका से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। इनकी पत्रिका देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। पत्रिका में एक है हिंद स्वराज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो उस दौरान जो है ये लिखा गया था। तो आप लोग इनको याद रखेंगे, ये यात्रा के दौरान लिखा गया था, तो याद रखेंगे। नहीं, ये पत्रिका नहीं था, ये पुस्तक थी दोस्तों, ये पुस्तक थी, यात्रा के दौरान लिखी गई थी। कई बार पेपर में आया भी है कि गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका प्रवास कर रहे थे, तो उस टाइम जो है कौन से बुक लिखे। तो आप लोगों को याद रखना है, हिंदू स्वराज लिखे थे। इसके बाद और भी इसके पुस्तक देख लेते हैं। ए की टू हेल्थ, इसके बाद द इसेंशियल गांधी, इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है गुजराती में था, यही जो है इनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी भी है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये किस भाषा में था, तो आप लोगों को याद रखना है गुजराती में था। और ये जो है गांधी जी की आत्मकथा है। और भी इनके जो भी पुस्तक है वो देख लेते हैं। खादी है, खादी हो गया, सर्वोदय हो गया, खादी सर्वोदय और ग्रामोद्योग।
खादी, सर्वोदय, ग्राम उद्योग। और जो इम्पोर्टेंट हैं बस आप लोग नोट कर लीजिए। खादी हो गया, सर्वोदय हो गया, ग्राम उद्योग हो गया, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। खादी, सर्वोदय, खादी, सर्वोदय, ग्राम उद्योग नहीं था दोस्तों, खादी था, सर्वोदय था, और खादी, सर्वोदय, बस यही याद रखिए। हाँ, याद आ गया। वो जो है इनकी ही बुक है, वो इनके मरने के बाद जो है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1948 में इनका देहांत हो जाता है, तो वो 1962 में जाके पब्लिश होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम है द एसेंशियल गांधी। ये जो है 1962 में पब्लिश हुई, और किसके देखरेख में हुए तो लुइस, एक पत्रकार थे, उनका नाम था लुइस फिशर। लुइस फिशर, इनके देखरेख में ही जो है ये 1962 में पब्लिश हुई है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनकी ये लुइस फिशर, ये वाला पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये वाला याद रख लीजिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं गांधी जी किन से इंस्पायर हुए थे, वो देख लेते हैं। थोरो एक लेखक हैं, इनसे जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा शब्द लिए हैं। सविनय अवज्ञा शब्द लिए हैं। और अनटू द लास्ट के संपादक हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन से ये जो है शारीरिक परिश्रम का आदर करना। ये जॉन रस्किन की पुस्तक से लिया गया है, और ये करेक्टर है शारीरिक परिश्रम का आदर करना, थोरो जॉन रस्किन। एक थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही नाम याद आ जाएगा चर्चा कर लेंगे हम लोग। पत्रिका देख लेते हैं हम लोग। हरिजन है, हरिजन बंधु है, हरिजन बंधु है, यंग इंडिया है, फिर यंग इंडिया है, इसके बाद फिर यंग इंडिया हो गया, और हिंद स्वराज। बस इतने ही याद रखिए आप लोग। अच्छा, आप लोगों को पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज जो है उनके संपादक कौन थे, तो आप लोगों को लगा के आना है। उनके संपादक जो थे हिंद स्वराज,
हिंद स्वराज तो वो यात्रा के दौरान लिखा गया था, नहीं उनके संपादक नहीं, वो हरिजन के संपादक पूछेंगे आपसे कि वो हरिजन पत्रिका जो निकालते थे गांधी जी, उनके संपादक कौन थे। तो आप लोगों को याद रखना उनके संपादक महादेव देसाई थे, जो कि इनके सचिव भी थे। और इंडियन ओपिनियन भी गांधी जी की पत्रिका है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं फिर आगे के वर्ष में और क्या सब हुआ। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि गांधी जी कांग्रेस से एंट्री कब किए थे और एग्जिट कब किए थे। तो कांग्रेस में इनका जो है आप लोगों को जैसा कि पता है 1901 में कोलकाता अधिवेशन ये जो है भाग लेते हैं। भाग लिए थे और 1924 ये जो है बेलगांव आप लोगों को याद रखना है। ये बेलगांव जो है एक मुंबई में भी है, नहीं सॉरी महाराष्ट्र में है जो कि, और एक कर्नाटका में है। तो ये कर्नाटका वाला आपको याद रखना है कि ये कर्नाटका में हुआ था, जहाँ की ये एकमात्र बार अध्यक्षता किए थे। एकमात्र बार अध्यक्ष बने। तो ये याद रखना है। और फिर पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस को कब छोड़ दिए। तो 1934 ईस्वी में जो है ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस से हमेशा के लिए इस्तीफा। तो आप लोगों को याद रखना है 1934 ईस्वी में जो है गांधी जी कांग्रेस से हमेशा के लिए कट ऑफ हो गए। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो जब ये पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगा लिए 1915 ईस्वी में, 1916 हो गया, एक वर्ष पूरे लगा लिए, तो 1917-18 का जब सेशन चला तो आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है तीन कठिया प्रणाली बहुत जोरों पे थी, जोरों पर थी। उस समय नील की खेती बिहार में होती थी। बेसिकली चंपारण वाला जो पोर्सन है हमारे बिहार का, वहाँ पे 3/20 हिस्से में नील की खेती होती थी। आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसे तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तीन कठिया प्रणाली, और ये कहाँ लागू था? चंपारण में। तो राजकुमार शुक्ल एक उस समय के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गांधी जी चंपारण आते हैं। गांधी जी चंपारण आए थे। तो गांधी जी जब चंपारण आए तो देखे कि वाकई यहाँ पे किसानों पे बहुत ही अत्याचार हो रहा था। तो किसानों से बात की गांधी जी ने, तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। तो गांधी जी मिल के इन किसानों के साथ मिलकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन करते हैं। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन करते हैं। और इनके मेंबर गांधी जी हुए, और भी बहुत सारे मेंबर थे, जैसे कि हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जो भी उस समय के लीडर थे।
इन सब ने मिलकर पूरी तरह से जो है नील की खेती का विरोध किया। और कुछ दिनों के बाद, एक दशक के बाद लगभग, चंपारण से पूरी तरह से ये नील वाला समस्या खत्म हो गया। और इसमें एक कंडीशन ये भी था कि जिस टाइम पे ये मामला चल रहा था तो उस टाइम जर्मनी के द्वारा जो है कृत्रिम नील को जो है बना लिया गया था, लेकिन भारतीयों को पता नहीं था कि जर्मनी में कृत्रिम नील बना लिया गया। तो अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज देखिए कितने चालाकी करते थे हम लोगों के साथ, अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पर अपनी मंजूरी दे दें। और वो कृत्रिम नील जो जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, ये जो है बहुत ही सस्ता था और ये प्राकृतिक नील जो उपज होती थी उनसे बहुत ही बेस्ट था। तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि हमारे नील का जो है भाव वैसे ही बाजार में डाउन हो रहा है, तो इससे समझौता हो गया चंपारण एग्रेरियन कमेटी से, ये वाला मसला ख़त्म हो गया। लेकिन तब तक भारतीयों को ये पता नहीं था कि कृत्रिम नील भी आ चुका है। इस कारण से जो है हम लोगों के साथ अंग्रेजी गेम कर रहे हैं, हम लोगों की मान्यता, हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन एक अच्छा पहल था कि भारतीयों की एक जीत हुई, प्रथम जीत हुई। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब गांधी जी चंपारण आए थे तो उनका विरोधी नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, उनका विरोधी नेता जो है NG रंगा थे। चंपारण यात्रा के विरोधी नेता जो थे NG रंगा थे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा गया है। ये विरोध कर रहे थे गांधी जी जब चंपारण में नील की समस्याओं को सुलझा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर भारतीयों की जीत हो गई। इसके बाद फिर हो गया 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ। यहाँ पर गांधी जी पहली बार 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल किए थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा, पूछा जाएगा PCS में कि गांधी जी भारत में पहली बार कब भूख हड़ताल किए थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल किए। तो ये अहमदाबाद मिल वाला क्या मामला था कि मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों को अतिरिक्त बोनस का लाभ देकर जो है काम करवा लिया गया। और जब बोनस देने की बारी आई तो मिल मालिक आनाकानी कर रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो यहाँ पे भी एक यूनियन का गठन होता है, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन। तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है। गांधी जी ने सारे लेबर्स को, यहाँ के जो भी लेबर्स थे, वो उन्होंने देखा कि गांधी जी ही हमारे एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि हमारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो गांधी जी के पास गए ये लोग, इनका जो कोई लीडर होगा वो गए। तो गांधी जी वापस आए तो अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन का गठन किया और मिल मालिकों से बात किए। तो मिल मालिक अंतिम में 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। राजी हो गए तो ये वाला मसला भी सॉल्व हो गया। इसके बाद फिर एक और मामला जो है 1918 में ही, वो 1918 में ही ये जो है खेरा में खेरा जो कि गुजरात राज्य में है, वहाँ पे भी एक मसला वो आ जाता है किसानों के साथ। वहाँ पर दरअसल हुआ ये था कि फसल किसानों की अच्छी हुई नहीं थी। अब अंग्रेज सरकार की नीति से तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं कि इतिहास में किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शोषण किया। फसल अच्छे ना होने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार जो है अपना लगाम माफ नहीं कर रही थी। तो गांधी जी को बुलाया गया यहाँ पर
तो गांधी जी ने कहा कि बात तो सही है, फसल हुई नहीं है तो टैक्स कैसे भरा जा रहा है। तो गांधी जी ने जो भी विरोध कर रहे थे किसान उनका समर्थन किया। तो अंग्रेज के द्वारा एक कमेटी बैठाया गया जांच के लिए। तो जांच में पाया गया कि सच में जो है कि फसल हुई नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जिनकी भी फसल अच्छी हुई है सिर्फ उनसे जो है टैक्स लिया जाएगा, और जिनकी अच्छी नहीं हुई उनसे नहीं लिया जाएगा। तो ये वाला मामला भी सुलट गया वहीं पे। और इस आंदोलन में एक दो और बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। 1918 में ही, खेरा में ही गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली बार मुलाकात होती है। सरदार पटेल से प्रथम मुलाकात यहीं पे होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों से क्वेश्चन भी एक फ्रेम होगा यहाँ पे कि बारदोली सत्याग्रह जो, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा, वो दूसरे सेगमेंट में आएगा, फिर भी जान लीजिए आप लोग। बहुत जगह क्वेश्चन ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी गई। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाओं ने दिया है। लेकिन कहीं कहीं विरोधाभास भी देखा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन में कभी कभी ये दिया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये गांधी जी दिए थे। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है, ऑप्शन जब भी होगा तो या तो बारदोली की महिलाएं होगा, तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि गांधी जी के द्वारा दिया गया है, या तो गांधी जी के द्वारा दिया गया है अगर ये होगा तो ये नहीं होगा कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है। अगर दोनों रहा तो आप लोगों को बोथ वाला टिक करके आ जाना है, रिस्क जरा भी नहीं ले सकते हैं, बोथ वाला टिक करके आ जाना है। दरअसल ऐसा होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन रहे, अगर फिर भी बाई चांस हो जाता है तो आप लोगों को बोथ वाला करके आ जाना है। तो यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो भी आप लोग बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जाते जाते याद आ रहा है, खेरा सत्याग्रह में खेरा सत्याग्रह के बारे में एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। आर.डी. मंड के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि यह जो है देश का प्रथम गांधीवादी आंदोलन है। खेरा सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को ये कथन याद रखना है। पीसीएस जो है इससे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये आर.डी. मंड दे देगा और ऑप्शन में बहुत सारे कथन दे देंगे, उसमें एक ये भी रहेगा। तो पूछेगा कि ये मिलान करने वाले में भी चार जो होते हैं ना, तो मिलान करने के लिए जो दिए जाते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, या तो इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है। तो आर.डी. मंड का ये कथन आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से गांधी जी जो है भारत में आए और हम भारतीयों को अपनी छत्र छाया में लिए और देश को जो है प्रगति की ओर अग्रसर किए। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है कंटेंट में, और कुछ डिलीवर करने की ज़रूरत है, या और डीपली जाया जाए, ये भी बताइएगा। अगर और डीप में जाना है तो नेक्स्ट वीडियो जो भी जिस भी व्यक्ति के जीवन पे आएगा उसमें पूरी जो है
डीप तक जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। वैसे हालांकि हम लोग सिविल सर्विस के एस्पिरेंट भी हैं, तो आप लोगों को याद रखना है सिविल सर्विस का कोई भरोसा नहीं क्या पूछेगा। आप लोग पीटी को नज़र में रखते हुए, पीटी दरअसल ये होता है कि पीटी में आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आप कितना जान रहे हैं। तो पीटी में ज़रूरत है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डीप तक जाने की। तो आप लोग बताइएगा कि बाकी कैसा कंटेंट रहा, और कुछ सुधार करना है या और डीपली कुछ जाना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी और ज़्यादा डीप में जाया जाए और अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।